हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। तो ये मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर का डिस्कशन आपको दैनिक जागरण का कराया जाता है वो राष्ट्रीय संस्करण होता है। और उस वीडियो में आपको बताया गया था कि मेरे द्वारा शाम को भी एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें हम जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके राष्ट्रीय संस्करण को, हिंदी के समाचार पत्र के राष्ट्रीय संस्करण को डिस्कस करेंगे। उसमें एडिटोरियल पेज को, यानी कि चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, नव भारत टाइम्स हो, दैनिक भास्कर, पायनियर, राजस्थान पत्रिका, इन सभी प्रमुख समाचार पत्रों के एडिटोरियल यानी कि संपादकीय पेज को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या फिर जो करंट टॉपिक, हॉट टॉपिक बने होंगे। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले हम जो आज आर्टिकल ले रहे हैं वो है दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण से पहला आर्टिकल है कि आस्था से जुड़े प्रश्नों पर आतंक का साया, और ये आर्टिकल लिखा है दिव्य कुमार सोती ने। इसमें उन्होंने जिस तरीके से राजस्थान में हमला हुआ है कन्हैया लाल पर, उसको लेकर पूरा आर्टिकल लिखा है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो ज्ञान व्यापी केस चल रहा था उसमें जो एक शिवलिंग आकार निकला उसमें भी लोगों द्वारा टिप्पणी की जा रही थी। जो मुस्लिम पक्ष है वो हास्यास्पद टिप्पणी, विवादास्पद टिप्पणी कर रहा था जो हिंदुओं के लिए नागवार है, लेकिन हिंदुओं ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अगर हम वही बात करें तो अब यहां पर देखिए नाम भी दिया गया है कि जो एक टीवी चैनल, ये देखिए नाम दिया गया है, टीवी चैनल पर एक बहस चल रही थी जिसमें जो बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी तस्लीम रहमानी की ओर से शिवलिंग को लेकर, जो ज्ञान व्यापी वाला शिवलिंग जो निकला है उसको लेकर भद्दी टिप्पणी की गई, जिससे भड़कर नुपुर शर्मा ने भी इस्लामिक मान्यताओं को लेकर एक तक बात कह दी। अब नुपुर शर्मा ने तो पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कह दिया, और नुपुर शर्मा ने यह भी बोला कि मैं जो बोल रही हूं वो बकायदा बुक में लिखा हुआ है, मैंने इसे अपनी तरफ से नहीं बोला है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने इसको अपने ईगो से जोड़ लिया और अपने धर्म से जोड़ लिया, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा कि नुपुर शर्मा की गर्दन काटने तक की बात होने लगी। इसके बाद कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने आंदोलन कर दिया। कतर जैसे इस्लामिक देश की ओर से भी भारत के इस आंतरिक मामले में दखल देने का प्रयास किया गया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, और फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी इसको जोड़ा गया। और पाकिस्तान और पश्चिमी एशिया में बैठे कुछ कट्टरपंथी भारत और भारतीयों को निशाने पे लेते रहे। इसके बीच भाजपा ने नुपुर शर्मा को निलंबित भी कर दिया। उस निलंबन के बावजूद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। नुपुर शर्मा ने भी अपने शब्दों को वापस लेते हुए माफी मांगी। फिर भी सिर तन से जुदा करने वाले नारे लगातार लगते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर थे कन्हैया कुमार, उनके पुत्र ने एक, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी एक पोस्ट को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया। तो इससे मुस्लिम जो समुदाय है उसकी तरफ से कन्हैया लाल को लगातार धमकी दी जा रही थी, और इस धमकी को अंजाम देते हुए दो मुस्लिम युवकों ने उनकी दिन दहाड़े उनके ही टेलर शॉप पर हत्या कर दी। फिर जो वो दो मुस्लिम युवक थे उन्होंने धारदार हथियार को दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री को भी मारने की धमकी दी है। और देवी देवताओं के लिए तो मुस्लिम पक्ष हमेशा से ही भद्दी टिप्पणी करता रहता है, लेकिन हिंदू पक्ष उसका उग्र होकर प्रदर्शन नहीं करता है। हालांकि इस तरीके से हत्या तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इसमें आगे आर्टिकल में बताया गया है कि स्वतंत्रता से पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या तो सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उनके उपदेशों से प्रभावित होकर मुगल काल में जो जबरन हिंदू मुसलमान बना दिए गए थे उन्होंने वापस सनातन धर्म को अपना लिया था। तो अब सनातन धर्म को तो अपना लिया। उसके बाद एक वर्ग ऐसा भी है जो यह मांग कर रहा है कि महाशय राजपाल और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया उसको, ईश निंदा कानून, उसको और सख्त बनाया जाए, उसमें उम्र कैद और फांसी जैसी सजाओं को भी
जोड़ा जाए। आखिरकार ऐसे अगर देखा जाए तो कैसे संभव है कि एक ओर संविधान उपासना पद्धतियों के प्रचार प्रसार का अधिकार भी दे और दूसरी ओर ईश निंदा कानून भी देश में लागू हो? दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। क्या यह संभव है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में तमाम पंथ और संप्रदाय हो, वहां धार्मिक मान्यताओं और उनके इतिहास से लेकर कोई बहस ना हो? देखिए, देश बड़ा है, विविध धार्मिक लोग रहते हैं, यहाँ पर संप्रदाय के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत तनाव होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके लिए आप किसी की हत्या कर दें, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसको जरूर आतंकवाद से जोड़ा गया है। इसमें जो 2 युवक हैं उनकी ये भी बात सामने आ रही है कि उनको पाकिस्तानी देश से प्रशिक्षण मिला हुआ था। उनको ये टारगेट दिया गया था कि आप ऐसे लोगों की हत्या करिए जो मुस्लिम समुदाय के लिए दुष्प्रचार करते हैं। हालांकि हमें एक स्वस्थ, जबकि लोकतांत्रिक देश है, हमें एक ऐसा स्वस्थ माहौल बनाना चाहिए जिसमें इस तरीके की कोई भी घटना ना हो। हालांकि तनाव चरम पर है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखिए, एक पेज से हम एक ही आर्टिकल लेंगे और दैनिक जागरण के ही विमर्श पेज पर है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस पहल। देखिए आज, और ये आर्टिकल लिखा है लालजी जायसवाल ने। आज है 1 जुलाई 2022 और ये प्रयास जब से गवर्नमेंट आई थी भाजपा की, और उसके बाद 2017 से तो बिल्कुल सख्त तौर पर यह अपनाने की बात हो रही थी कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जाए। अब देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने का मेन मोटिव क्या है? इसमें जो ये प्लास्टिक होती है ये समाप्त नहीं होती है। अगर आप इसको जलाते हैं तो ये वायु पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। अगर इसे हम समुद्र में फेंकते हैं तो जो व्हेल मछलियां या बड़ी मछलियां होती हैं इसे खा लेती हैं। अगर हम इसे सड़कों पर फेंकते हैं तो जानवर जो होते हैं वो इसे खा लेते हैं, जो पेट में जाकर पचता नहीं है और आंतों में फंस जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे कानून की इसमें लगातार मांग उठ रही थी। जब ऐसे मांग हो रही थी कि इसको जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया जाए। हालांकि ये अच्छा होता कि अगर जनता ने, हमने, आपने इस तरीके के प्लास्टिक का त्याग किया होता। यहाँ पर कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो भारत का जो प्लास्टिक उद्योग है लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें 60,000 से ज्यादा प्रसंस्करण इकाइयां भी शामिल हैं, जिनमें से लगभग 92% MSME यानी कि लघु मध्यम क्षेत्र है। निश्चित है कि यह क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित होगा। अब जब इतने 40 लाख लोगों को रोजगार इस क्षेत्र के माध्यम से मिलता था, तो सिंगल जो प्लास्टिक है अगर उस पर हम बैन लगाते हैं तो जाहिर सी बात है मिल्स और जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बंद होंगी, तो इनके सामने रोजगार का संकट आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर उसकी जगह पर हम जूट और कपास को प्रमुखता से आगे बढ़ाएं या उस पर कुछ सब्सिडी दें, उसको प्रोत्साहित करें, ऐसे लोगों को मोटिवेट करें जो इस प्रकार के लघु उद्योग या मध्यम उद्योग को करना चाहते हैं, उनको फंड उपलब्ध कराया जाए, लोन दिया जाए, तो ये जो रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी या उसको किसी हद तक रोका जा सकेगा। आगे आंकड़ों में यह बताया गया है कि इसके दुष्परिणाम तो स्वाभाविक है। अधिकतर लोग यह अनुमान तक नहीं लगा पाते हैं कि इससे नुकसान कितना होता है पर्यावरण को। अब देखिए, प्लास्टिक जो होते हैं, आप एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया गया है कि आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसकी आप रैपिंग करवाते हैं। जैसे हमने भी कराया है, आपने भी कराया होगा, रेड कलर, ब्लू कलर की हम रैपिंग करवाते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम देते हैं उसके लिए भी ये क्षणिक खुशी देता है। लेकिन जब वो उसको उतार कर अपना गिफ्ट देखता है, वो पन्नी जो आपको अच्छी लग रही थी और उसे भी अच्छी लगी, अब वो कचरे में चला गया। वो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि वो अगर उसको जलाते हैं तो भी नुकसान है, और अगर उसको हम बहाते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर तरीके से वो वातावरण के लिए खतरा ही पैदा करेगा। आगे आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर हम वर्ष की बात करें तो 1950 से अब तक दुनिया में लगभग 8 अरब 30 करोड़ टन से भी अधिक का प्लास्टिक उत्पादन हो चुका है। यहां तक अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल
सीधे समुद्रों में गिराया जा रहा है। वहीं 1 लाख करोड़ से भी अधिक प्लास्टिक बैग हर वर्ष उपयोग हो रहे हैं। यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मानव समाज प्लास्टिक उपयोग करते हुए इसका ध्यान रखता है कि इस प्लास्टिक को नष्ट करने में कितना समय लगता है? यह हमें और आपको भी सोचना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड पेज का जो न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पेज है, उसमें सुसंगत विकास नीति की दिशा में पहल को आर्टिकल बनाया गया है और किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाया जा सकता है, इस आंकड़ों पर बात किया गया है। हालांकि जिस तरीके से भारत कोरोना से प्रभावित होकर भी आगे बढ़ रहा है, उसकी रेटिंग्स जो है वो नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ गई है। हालांकि जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, उसको आरबीआई के साथ साथ वित्त मंत्रालय, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फोर्ब्स पत्रिका, इन सब ने पहले जो कम बताया था उसको कहीं ना कहीं कुछ, किसी ने 7.1, किसी ने 6.9, किसी ने 6.8, किसी ने 7.3 इस तरीके से बढ़ाया है। तो ये एक सकारात्मक माना जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक पथ माना जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन इसमें जो जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, उसमें जो रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। जो लोग शेयर मार्केट देखते होंगे वो भी इस समय गौर कर रहे होंगे कि शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। शेयर मार्केट का नीचे जाने का मतलब है कि कंपनियों के प्राइस में, शेयर प्राइस में कमी आना, उनके निवेश में कमी आना, जो एफडीआई होनी है उसमें कमी आ जाती है, लोगों का रुझान उसके प्रति कम हो जाता है। तो ये सब सारी बातें एक तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अब इसमें जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। हालांकि भारत इससे आगे बढ़ रहा है, रूस से भी उसके उसी तरीके से संबंध है जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन और जापान से हैं। इसमें गैस की आपूर्ति के लिए भारत के आग्रह पर रूस ने विचार किया। गैस आपूर्ति किसी भी तरीके से भारत के लिए बाधित नहीं की गई है और जो आधुनिक हथियारों के लिए, सैन्य हथियारों के लिए आपूर्ति हो रही थी, अनुबंध हो रहे थे, समझौते हो रहे थे, वो यथावत हैं। तो ये सारी बातें एक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और उसके विकास के लिए पॉजिटिव न्यूज है जो लगातार आगे बढ़ रही है। उसके बाद जो हम न्यूज़पेपर ले रहे हैं, देखिए मैंने बताया कि हर न्यूज़पेपर का हम एक आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे। नव भारत टाइम्स पर आते हैं। नव भारत टाइम्स का जो एडिटोरियल पेज है, देखिए उसमें मुस्लिम सीटें कैसे जीत रही है भाजपा। ये हमारे लिए या एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बीजेपी ने आजमगढ़ जीता और आजमगढ़ सीट जीती और रामपुर सीट जीती है। आजमगढ़ में जो जीते हैं वो हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि एक भोजपुरी सुपरस्टार हैं, और दूसरे हैं जिन्होंने रामपुर सीट जीती है, घनश्याम सिंह लोधी। ये दोनों ही सीटें उपचुनाव के माध्यम से हुई हैं, लोकसभा उपचुनाव हुआ है और उसमें ये सीटें इन्होंने जीती हैं। हालांकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्यों मुस्लिम सीटें भाजपा के पास जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर पर आते हैं, जो है राष्ट्रीय सहारा, ले डूबा अंतर्विरोध। ये शिवसेना में जो मतभेद हुआ, उन कुछ विधायक जो शिंदे के साथ चले गए और शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, देवेंद्र फडणवीस वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो किस तरीके से जो शिंदे हैं उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ आकर्षित किया, उनको किस तरीके से शिवसेना से अलग किया, क्या स्थितियां थी कि शिवसेना अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं कर पाई, क्यों उद्धव ठाकरे जो हैं वो प्रबंधन में, एक मजबूत प्रबंधन में फेल हुए, ये सारी बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो पहला आर्टिकल है, इस मिट्टी का ऋण हम सब पर बराबर। लेकिन हिंदुस्तान का जो एडिटोरियल पेज है उस पर जीएसटी को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो आर्टिकल है वी अनंत नागेश्वरन का। इसमें इन्होंने बताया है कि जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
एक राष्ट्र एक कर। देखिए हर राज्य अलग अलग वैट लेता था, उसके बाद भी टैक्स लगाता, यानी कि केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती थी और राज्य सरकारें अलग टैक्स लगाती थी, कस्टम अलग टैक्स लगाता था। इसलिए भारतीय उपभोक्ता पर कई प्रकार के टैक्स परसेंटेज के रूप में लगाए जाते थे, जिससे वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ जाते थे। उसके बाद एक ऐसी मांग की जा रही थी कि एक राष्ट्र एक कर लागू किया जाए, जिससे लोगों को भी राहत हो और राज्य और केंद्र सरकार के बीच भी उसका बंटवारा सुचारू रूप से किया जा सके। इसी को लेकर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना की गई। तकरीबन एक दशक से अधिक समय तक आम सहमति बनाने के ठोस प्रयासों के बाद जीएसटी ने 17 केंद्रीय व राज्य करों और 13 उपकरों की जगह ली। परोक्ष कराधान के व्यापक प्रभाव को समाप्त कर दिया और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार की नींव रखी गई। पहले हमारी परोक्ष कर व्यवस्था में कई तरह की कमियां थीं, जिससे लगातार बढ़ जाती थीं। कई उद्योग तो मुकाबले में भी नहीं थे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी से पहले उत्पादों में 25 से 30% तक का टैक्स का बोझ था। हालांकि कुछ लोग इस नई कर व्यवस्था को जटिल मानते हैं और ये भी मानते हैं कि इसमें कहीं भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, बल्कि लोगों पर इसका बोझ और बढ़ गया। राज्यों को जो लाभ मिलता था वो कम हो गया और बंटवारा जो है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि पहला, समानता का सिद्धांत, जहां भी उत्पादों को परोक्ष करों की मौजूदा शुल्क दरों के आसपास रखा गया है, और दूसरा, गरीबों को महंगाई से बचाने के लिए उन उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया जिनकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हिस्सेदारी 60% थी, जबकि अन्य 15% हिस्सेदारी वाले उत्पादों पर सिर्फ 5% का कर प्रावधान किया गया। 2017-18 में 9% से बढ़ाकर इसे 19-20 में 17% हो गया और 28% वाली श्रेणी में 12% से घटकर 2019-20 में 7.6% हो गया। तो अब तक ऐसे क्षेत्र की चर्चा जिसमें जीएसटी व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वह है इसके आसपास मौजूदा समृद्ध डाटा। यह अर्थव्यवस्था की सेहत में मददगार साबित हो सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बल दे सकता है। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में बदलाव लाने में कारगर हो सकता है। यह हमें आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से इलाकों को समझने में भी मदद कर सकता है। जाहिर है, जीएसटी न सिर्फ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देता है, बल्कि संघवाद की सच्ची भावनाओं के साथ ठोस नीति निर्धारण में भी मददगार साबित होता है। जनसत्ता में फिर से वही प्लास्टिक वाला है, ये हम बता चुके हैं आपको। और आगे बढ़ते हैं अब, और राजस्थान पत्रिका में भी संवैधानिक प्रावधानों की तरफ ध्यान देने की बात कही गई है, यानी कि ज्ञान व्यापी को किस तरीके से मुद्दा बनाया गया, उसमें संविधान को और स्ट्रॉन्ग करने की बात को जरूरी बताया गया है। जैसे कि ईश निंदा कानून को जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है उसे और मजबूत किस तरीके से किया जाए, ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, क्योंकि अब उस कानून में सुधार की आवश्यकता है, तो इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अमर उजाला में। अमर उजाला में फिर से महाराष्ट्र को यहाँ पर प्रमुखता से एडिटोरियल इस पर लिखा गया है, जिसे हमने ड्रॉप किया हुआ है। और उसके बाद अमर उजाला के बाद है स्वतंत्र वार्ता। इसमें मोदी की अरब यात्रा के बारे में बताया गया है। जो हम मॉर्निंग के न्यूज़पेपर, जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हम डिस्कस करते हैं, उसमें न्यूज़ के माध्यम से हमने इसको पूरा डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पायनियर पर। पायनियर में देखिए, उच्च शिक्षा को सार्थक बनाना आवश्यक, ये आर्टिकल लिखा है झुंझुनवाला द्वारा। इन्होंने अपनी स्टोरी को यहां पर बताया है और अपनी और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उनकी मित्रता के बारे में, अपनी मित्रता के बारे में बताया है कि ये दोनों मिलकर एक सबसे पहले तो झुंझुनवाला एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहते थे। तो अर्जुन सिंह से इनका डिस्कशन हुआ, उसमें इन्होंने 3 कोर्सेस चलाने की पहले उस पर विचार विमर्श बना। पहला था ग्रामीण क्षेत्र का विकास किस तरीके से किया जाए, बाढ़ नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, दूसरा था, और तीसरा था गरीबी उन्मूलन। इसमें फिर जो झुंझुनवाला थे वो ये चाहते थे कि इसमें गणित को भी शामिल किया जाए, क्योंकि गणित कहीं ना कहीं उस समय भी समाज में पिछड़ रहा था। लोग इंटरेस्ट तो ले रहे थे लेकिन आगे बढ़कर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही थी। उसके बाद अर्जुन सिंह भी इस पर राजी हुए और
यूनिवर्सिटी में गणित को भी स्थान दिया गया। और इसमें झुंझुनवाला बताते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित किया कि वो गणित को अपनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रुझान कम रहा। और आज की शिक्षा में ये बताते हैं कि किस तरीके से लोग मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैनेजमेंट कॉलेज तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग की शिक्षा दी जा रही है। गणित कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। जब भी हम बात करते हैं तो उसको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी एमएससी तक रहता है, उसके बाद मैथ कहीं ना कहीं बाहर हो जाती है। तो वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं जिसमें मैथ पर भी शोध किया जाए और उस पर शोध किया जाए ताकि अच्छे स्टूडेंट निकलकर सामने आए मैथ के। हालांकि और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे डिस्कस करें। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इस तरीके कर दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये आज के प्रमुख समाचार पत्रों का वीडियो था, जिसमें हमने जितने भी प्रमुख हिंदी समाचार पत्र हैं उनके संपादकीय पृष्ठ यानी कि एडिटोरियल पेज को डिस्कस किया है। मॉर्निंग में आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण दिया जाता है, जिसमें जो मेन न्यूज़ होती हैं डिस्कस की जाती हैं विथ डिटेल डाटा के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। देखिए, ये पहला वीडियो था तो हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। मैं वीडियो दर वीडियो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।